तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एरिटेरिया द्वारा जो टेस्ट चल रहा है 67वीं बीपीएससी को लेकर, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 2 है, आप लोगों को बता दें। उसके बाद हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये फ्रेम में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो लिख नहीं सकते आप लोग, तो हम ये बताएंगे कि उस फ्रेम में क्या क्या आप लोग थोड़ा सा पुट कर सकते हैं। ये जब चीज़ें इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि नंबर बेहतर आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, आप लोग बता दें कि ये टेस्ट नंबर क्या है, 2 है। अभी तक 4 टेस्ट हो गया है, हम सबको पारा पारी आप लोग क्या करेंगे, लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित भारतीय संविधान की प्रकृति को बतलाते हुए उसमें प्रतिस्थापित न्याय, समता एवं स्वतंत्रता पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। अगर आप लोग क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि इसमें 2 चीज़ें क्वेश्चन में पूछ रही है। प्रथम की प्रस्तावना में उल्लेखित भारतीय संविधान की प्रकृति, इसको प्रकृति को पहले तो बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से यहाँ तक अगर पूछेंगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसमें प्रतिस्थापित का क्या है, न्याय, समता और स्वतंत्रता, ये तीनों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को 2 पार्टों में है और उस 2 पार्टों को लिखने के बाद उसमें कुछ क्या करेंगे, प्रस्तावना के कुछ महत्व को लिखेंगे, उसकी कुछ आलोचना को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सभी मिला कर देंगे तो कम से कम 6 को क्या करेगा, स्टेप में जाएगा आंसर। तो आपको बताया कि पहले क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक उसमें प्रकृति के बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसके जो न्याय, समता और स्वतंत्रता के बारे में बताना पड़ेगा, तब आपका क्वेश्चन पूरा होगा, फिर आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 स्टेप में जो बताया है उसमें प्रथम में क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा भूमिका लिखना पड़ेगा, जो कि 30-40 शब्द का हो जाए। उसके प्रस्तावना में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें को पहले लिख लीजिए। ठीक है, उसको लिख लीजिए या चार्ट में भी बना सकते हैं, ये कैसे वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद संविधान की जो प्रकृति है उसके बारे में, क्योंकि प्रकृति तो पूछ ही रहा है। उसके बाद प्रकृति के बारे में लिखना है कि स्वतंत्रता और न्याय असमता को लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद सीमाएं लिखिए 5 नंबर पे। उसके बाद 6 नंबर पे क्या करना पड़ेगा, आपको निष्कर्ष लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका कम से कम 30 लाइन के लिखना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ये भूमिका ठीक है, ठीक है, अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक आप आ जाएगा उतना शब्द में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार होती है, एकदम स्पष्ट भाषा में लिखा जाता है क्वेश्चन पेपर में जाने के बाद, ताकि जो वे जो पेपर चेक करने जो कॉपी चेक करने वाला आता है वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता है। अब जो लिखे हैं उसी की बेस पर आधार नंबर देते चला जाता है। और एक और बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेज भर कराएंगे तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेगा, तो ऐसा बीपीएससी में अब नहीं है, पहले होता था। अब कॉपी अच्छी से चेक की होती है, तो इसलिए आपको फ्रेश फ्रेश बढ़िया से जो भी लिखना है लिख कर आइए। भले आप 25 पेज ही लिख कर आएँ, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलिए, यहाँ तक हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किए गए थे। ठीक है, और ये पेश करने को किस आधार पर, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। ठीक, तथा इसकी संकल्पना अमेरिका संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा अगर लिखना चाहते तो जो कि कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया की इस पर प्रस्तावना की भाषा है। और चाहते हैं तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रस्तावना से हमें संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित आदर्शों, लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का पता चलता है। साथ ही भारतीय संविधान की प्रकृति को भी दर्शाता है। तो ये इतना शब्द क्या करना पड़ेगा आपको, भूमिका यानी कि परिचय में लिख कर आना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि जो प्रस्तावना में जो भी चीज़ वर्णित है, क्या क्या उसको क्या करेंगे, वो बाई मतलब चार्ट द्वारा बना देंगे कि कहाँ पर है। पूरी प्रस्तावना तो आप लिखेंगे नहीं, तो पूरी प्रस्तावना के लिखने की जगह पर मैंने इसमें पूरी प्रस्तावना ही है, जो चार्ट बना है ये पूरी प्रस्तावना ही है। पूरी प्रस्तावना आप लिख नहीं पाएंगे तो उसको क्या करेंगे, आप छोटा सा डायग्राम में बनाकर बता दें कि ये चीज़ें है। प्रथम क्या है, उसके बाद प्रथम लाइन में स्रोत है। ठीक, उसके बाद है प्रस्तावना की प्रकृति, उसके बाद प्रस्तावना के लक्ष्य और संविधान अपनाए जाने की तिथि प्रस्तावना में है। तो स्रोत कौन से हैं, हम भारत के लोग,
उसके बाद की प्रकृति क्या क्या है, पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। उसके बाद है गणराज्य। उसके बाद की संविधान का लक्ष्य कौन कौन से है, तो न्याय स्थापित करना, स्वतंत्रता, समता। फिर है कि व्यक्ति गरिमा, बंधुत्वता और एकता एवं अखंडता। ये चीज़ें को 6 गो ये है, 5 गो ये है, ऐसे आपको याद करके रखना पड़ेगा ताकि परीक्षा में भूल नहीं पाएंगे। क्या अच्छा, प्रकृति में हम 6 याद करके गए हैं तो आप 6 ही लिखेंगे, 1-2 कम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे याद रहेगा। उसके बाद आप लोगों की संविधान अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949। उसके आगे देखते हैं। अब जो भी चीज़ लिखेंगे हैं उसको क्या करना है, अब लिखना है। तो हम यहाँ पर ये 2 चीज़ जो होता है ना, ये बेसिक रूप से आपका हो गया। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से आपका लिखना शुरू हुआ, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित ठीक प्रस्तावना के प्रकृति को बताना है। ठीक है, तो प्रकृति कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। प्रस्तावना में वर्णित भारतीय संविधान की प्रकृति, ये क्या है, प्रथम नंबर का प्रकृति है। 5 को प्रकृति था ना, तो 5 को पारापारी क्या करना है, लिखना है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, इसको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसको। भारत न तो किसी विदेशी शक्ति पर निर्भर है और न ही अपने ऊपर किसी बाहरी शक्ति के दबाव को स्वीकार करता है। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग किसी दूसरे देश पर क्या है, निर्भर नहीं है। अपना हम लोग निर्णय खुद लेते हैं और हम दूसरे के दबाव में भी कोई निर्णय नहीं लेते हैं। ठीक है, आंतरिक घरेलू नीतियों एवं विदेशी मामलों में स्वतंत्र रूप से अपनी ज़रूरतों के अनुरूप निर्णय लेता है। ये इतना लिखिएगा। उसके बाद आता है समाजवादी। इसमें क्या होता है, समाजवाद का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में वर्णित समाजवाद निजी संपत्ति का पूर्ण उन्मूलन किए बिना यथासंभव सामाजिक आर्थिक विषमताओं को दूर किए जाने के प्रयास से प्रेरित है। देखिए, इसमें आप चाहेंगे तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा विस्तार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये फ्रेम के रूप में है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समाजवादी का अर्थ होता है कि निजी और सरकार के से मिश्रित अर्थव्यवस्था और भारतीय संविधान में सभी प्रकार के समाजवाद का उल्लेख किया गया है, जैसे कि राजनीतिक समाजवाद, आर्थिक समाजवाद और राजनीतिक समाजवाद। ये सभी चीज़ों का आप लोग चाहें तो थोड़ा थोड़ा लाइन में लिख सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि ये समाजवाद के बाद जो जहाँ जहाँ समाजवाद है उसको अनुच्छेद को भी उपलब्ध आप पुट कर सकते हैं। जैसे राजनीतिक समाजवाद कहाँ से पर है, फिर से सामाजिक समाजवाद कहाँ दिखता है, आर्थिक समाजवाद कहाँ दिखता है आपको, ये सभी चीज़ों आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको अनुच्छेद याद है तो लिख सकते हैं। जैसे राजनीतिक समाजवाद का बात करें तो आर्टिकल 326 को आप लोग पुट करेंगे। ठीक, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज़ है पंथ निरपेक्ष। इसके अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा, यानी कि राज्य की अपना कोई भी धर्म नहीं होगा इसके। और इस चीज़ को भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पर लिखेंगे आप लोग कि ये चीज़ को भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में 25 से लेके 28 तक इसका वर्णन है, चाहे उल्लेख है, आप लोग लिखेंगे। इसके बाद है कि चौथा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, कि लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि जहाँ की सरकारें क्या है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, उसको लोकतंत्रात्मक बोलते हैं। और भारतीय शासन व्यवस्था क्या है, लोकतंत्रात्मक है। और यहाँ की सरकार को जनता सीधे चुनती है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। उसके बाद है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ होता है कि जहाँ के राज्य के प्रमुख होता है, अगर जनता द्वारा मतलब राज्य के प्रमुख का अगर चुनाव हो रहा है, जनता द्वारा नहीं बोल रहे हैं हम, वो अगर वो प्रमुख का चुनाव होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वो गणराज्य है। जिस भी राज्य की, जिस भी देश के या कोई भी अगर देश है, अगर उसकी प्रमुख जो हैं अगर उनका चुनाव किसे होता है, चुनाव होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, वे गणराज्य है। जैसे कि जो ब्रिटेन है वहाँ गणराज्य नहीं है, वहाँ लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो प्रमुख है वो राजा होता है, राजा का लड़का राजा। जैसे
अभी एलिजाबेथ द्वितीय मरी तो उनकी जो भी हुए थे, उसी तरह से भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो प्रमुख होता है राज्य का, उसका भी क्या होता है, निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे है कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद चौथा स्टेप में लिखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित कौन कौन सी चीज़ को वर्णित तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन किसका जिक्र करना है। क्वेश्चन में पूछा है किसको किसको, क्वेश्चन में पूछा है कि न्याय, समता और स्वतंत्रता। तो इसको बारे में क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित कौन, न्याय, स्वतंत्रता और समता। न्याय कितने तरह के, जब भारतीय प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपको क्वेश्चन को आंसर में क्या लिखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में 3 तरह के न्याय उल्लेख किया गया है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। और तीनों को डील करेंगे आप लोग। सामाजिक न्याय लिखकर आप लोग लिखेंगे कि यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 39 के ख और घ में है। आर्थिक न्याय किस में है, अनुच्छेद 300 के क में है। राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 326 में है। उसके बाद स्वतंत्रता कौन कौन से है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान आपको लिखेंगे कैसे, भारतीय संविधान में 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। कौन कौन से, ये सभी चीज़ लिखेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तब विचार और अभिव्यक्ति आर्टिकल नंबर किस में, विचार जो है और अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 19 के क में, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि विश्वास किस में दिया गया है, तो विश्वास और धर्म है, ये किस में आएगा, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किस में आएगा, आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 तक। तो ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा परीक्षा में बढ़िया से। उसके बाद है कि समता को 2 प्रकार का दिया गया है, प्रतिष्ठा और अवसर। 2 तरह की समता की बात की गई है। तो आपको लिखना है कि भारतीय संविधान में 2 तरह की समता की चर्चा की गई है या ये उल्लेख किया गया है, जिसमें कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता शामिल है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने द्वारा, 14 से लेके 18 तक द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दर्शाया गया है या जिक्र किया गया है। तो ये सभी चीज़ों आपको करना पड़ेगा। अगर ये पूरा चीज़ों को लिखेंगे तो आपसे कम से कम 2 पेज तो चल ही जाएगा, मतलब 2 पेज इसको क्या करेंगे, पूरा को लिखेंगे। उसके बाद इसकी कुछ महत्व को देखते हैं। देखिए, महत्व तो पढ़ते हम क्या लिखेंगे, महत्व और इसकी कुछ सीमाएं। तो अगर इसकी सीमाएं की बात करेंगे आप लोग, तो इसका समय है कि ये क्या है, गैर न्यायोचित है, मतलब कि इसको न्यायालय में नहीं लेकर जा सकते हैं। पर इसके महत्व को हम लोग देख लेते। क्या लिखा है कि संविधान की किसी भाषा में संदिग्ध होने पर की स्थिति में प्रस्तावना में निहित मूल्यों के आधार पर उस भाग का निर्वाचन किए जाने के कारण प्रस्तावना का महत्व अपने आप में अद्वितीय है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, कोई ऐसा आ गया है, आप उसके पास वाद विवाद कि क्या करती है, उसको पता नहीं चल रहा सर, जो सुप्रीम कोर्ट है, कि इसको किस तरह से निर्वाचन करना है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसके मूल्यों के आधार पर क्या करेंगे, हम लोग निर्वाचन करेंगे कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है उसके हिसाब से। इस हिसाब से प्रस्तावना का महत्व अपने आप में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि अद्वितीय है, यानी कि इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ये दिया गया है। उसके बाद इसका निष्कर्ष कुछ लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद लिखा है क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने भारतीय संविधान की प्रकृति, लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों को दर्शाते हुए पिछले 7 दशकों से हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत के लोगों की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को उसका क्या सुनिश्चित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप लोग क्या करेंगे, अपने भाषा में क्या करेंगे, अपने भाषा में क्या करेंगे, आप लोग लिखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अपना भाषा में लिखने से ही आंसर मिलती है। अगर आप सोचते हैं कि हम इसको रट के लेके चल जाएं और परीक्षा में लिख दें, तो ऐसा
होने वाला नहीं है। तो हाँ, एक और बात, अब जो कल का क्वेश्चन होगा ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें और राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाने जाने की क्या कारण है। तो इसमें लगभग 3-4 क्वेश्चन है जिसको हम लोग करके वो ख़त्म करेंगे। फिर जो टेस्ट नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे, फिर टेस्ट नंबर 4 है उसको पढ़ेंगे। ऐसे करते करते जितनी भी तले क्वेश्चन लिया जा रहा है और आने वाले समय में जो भी टेस्ट होगा वो सभी को टेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हल करेंगे, मतलब यहाँ पर लेकर आएंगे। एक और बात, अगर PDF आप लोग चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, आप लोग क्या करेंगे, आप ले लीजिए।